घंटों में पढ़ाई करने से ज़्यादा जितना पढ़ना है उतना पढ़ा गया कि नहीं। मैं 8 बजे बैठ गए, रात को 10 बजे तक पढ़ रहे, पर पता चला कि एट द एंड ऑफ द डे हमें पढ़ना था जो उसका 20% हम पढ़ पाए। फेल्यूर सिखाती है बहुत सारी चीज़ें, फेल्यूर सिखाता है आपको। हमेशा हम सक्सेसफुल रहे तो कुछ चीज़ें सीख नहीं पाते। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की एग्ज़ाम रहती है असिस्टेंट कमांडेंट की, उसके थ्रू मेरा BSF में सिलेक्शन हो गया था। रीवा को आगे बढ़ाने में आपका, मुझे लगता है जितनी अच्छी टीम है, जितना अच्छा लोगों का सहयोग है, उतना अच्छा काम हम कर पाते हैं। इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए रीवा जिला पंचायत CO डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े जी हैं। हम उनसे जानेंगे कैसे UPSC की तैयारी करते हैं और कैसे यहाँ पदस्थापना हुई, कहाँ से आए हैं और ज़िला में क्या क्या समस्याएं हैं लोगों के बारे में, और इनके लिए क्या हेल्पलाइन चालू की गई हैं, क्या कैसे, सभी विषय में हम चर्चा करेंगे। सर, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि सर, आप IAS हैं और इसकी तैयारी कैसे किए और कहाँ से शुरुआत हुई? और मेरा आइडियली बोला जाता है कि जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, एक छोटे से गांव शेंदुर्णी करके एक मेरा गांव था जलगांव ज़िले में, वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर है, मतलब थे, अभी जस्ट रिटायर हुए लास्ट ईयर में। और एक छोटा गांव है, वहाँ से 50 किलोमीटर जलगांव से दूर है, तो वहाँ पर PHC थी, वहाँ पर ही हम रहे और वहीं पर मेरे पिताजी भी, उन्होंने शासकीय सेवा दी, वैद्यकीय सेवा दी। तो एक गवर्नमेंट स्कूल में ही मेरी पढ़ाई हुई, शासकीय स्कूल में ही हुई, मराठी मीडियम में ही हुई। तो कई बार ये भी होता है लोगों को कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले लोगों के ही सिलेक्शंस होते हैं, तो वैसी बात नहीं होती। मराठी मीडियम या जो हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हैं उनके भी सिलेक्शंस उसमें हो सकते हैं। तो उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है वो मुंबई में हुआ। मैंने MBBS किया, तभी से थोड़ा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी मुझे अट्रैक्शन था। और उसका बैकग्राउंड ये है कि मैं NCC में रहा। मैं तकरीबन 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का 1 साल, ऐसे 5 साल मैंने NCC में बिताया। तो पहले तो मुझे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आर्म फोर्सेस का था कि आर्मी में जाके देश की सेवा करनी है। कुछ कारण ऐसे हुए कि जिस वजह से मैं 12वीं में NDA के एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं दे पाया। मैं स्टेट बोर्ड से था, बहुत सारी चीज़ें थी, दिक्कतें थी, इंग्लिश रिलेटेड भी दिक्कतें थी। तो मैं एक नेचुरल टर्न लेके मेडिकल की तरफ ही था, जो मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। तो NCC का एक बैकग्राउंड एक शासकीय सेवाओं के लिए, बाकी पूरे ओवरऑल वे ऑफ लाइफ के लिए मुझे बहुत उपयोगी रहा अभी तक के लिए। IAS की पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन के बाद पुणे में करी। उसमें मैंने क्लासेस वगैरह तो नहीं किए थे, सेल्फ स्टडी करी। वहाँ ज्ञान प्रबोधिनी करके एक NGO है और उसकी रीडिंग रूम है, तो वहाँ जाके मैं पढ़ाई करता था। वहाँ पर मार्गदर्शन मिला और टेस्ट सीरीज़ वगैरह करी थी। तो इस तरह से मैंने IAS की पढ़ाई पूरी पुणे में ही करी और वहीं से मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुई थी। आप मेडिकल क्षेत्र में थे और फिर इसमें कैसे रुझान आया कि मैं एक सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँ? मेडिकल और मुझे लगता है मेडिकल और जो सिविल सर्विसेज है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, संबंधित है एक दूसरे से, क्योंकि लोगों से संपर्क बहुत आता है। तो मेडिकल में भी ऐसा होता रहा कि शासकीय मेरा कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था, तो बहुत सारे लोग आते थे, उनके एक जीवन समझने का मौका मिलता था, उनके प्रॉब्लम समझने का मौका मिलता था। घर में गवर्नमेंट सर्विस के लोग थे तो अक्सर चर्चाएं होती थी। मेरे पिताजी जब मीटिंग को जाएंगे तो कोई उनके ज़िला पंचायत CO रहेंगे, कोई कलेक्टर रहेंगे, उसके बारे में ऑब्वियसली चर्चा होती रहती करके इनके बहुत अच्छा काम इनका है, इतने अच्छे इन्होंने ये करवाया वो करवाया। तो बचपन से क्या होता है, एक वो दिमाग में ये हो जाता है कि अच्छा काम इनके ज़रिए भी हो सकता है। मेडिकल में जाके वो एक्सपोजर मिल जाता है। पहले तो ये विश्वास नहीं हो सकता है कि इस तरह की एग्ज़ाम भी हम क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम तो छोटे इससे आते हैं, बाकी कुछ अपना सपोर्ट है नहीं, तो हम कर सकते हैं कि नहीं, ये डाउट होता है। फिर एक बार मेडिकल की एग्ज़ाम क्रैक कर ली तो वो डाउट थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मुंबई में जाने के बाद लोग मिले, देखा कि नहीं, हम बहुत ऐसा कुछ किसी से कम नहीं है। ये सोच के भी मुझे लगता है कि एक विश्वास बढ़ा कि हम ये एग्ज़ाम कर सकते हैं क्रैक बाद में भी। तो इस तरह से मुझे लगता है वो एक डिसीजन बैक ऑफ द माइंड मेरा हो गया था। अच्छा, कितने अटेम्प्ट आपने? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जब मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने पहले अटेम्प्ट में मेंस दिया था, दूसरे में इंटरव्यू दिया था और तीसरा में मेरा फाइनल सिलेक्शन। जो छात्र UPSC की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कैसे ज़्यादातर ये सवाल रहते हैं कि 8 घंटे पढ़ें 10 घंटे पढ़ें, लेकिन ये घंटों के हिसाब में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इस पर क्या कहें? कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? वैसे देखा जाए तो घंटों में पढ़ाई करने से ज़्यादा जितना पढ़ना है उतना पढ़ा गया कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई बार मुझे लगता है कि हम 8 घंटे बैठे रहते हैं पर उसको पढ़ाई नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें से हम 3 ही घंटे पढ़ते हैं, बाकी 2 घंटे मोबाइल पे, बाकी कहीं और ख्यालों में, तो ये चले जाते हैं। तो सिटिंग आवर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर एक्चुअली उस दिन में जितना पढ़ना है जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तो वो फिर 8, 10, 12 घंटे भी हो सकते हैं। तो ऐसा नंबर ऑफ़ आवर्स पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है जो हमने फ़िक्स किया है, प्लान किया होता है कि मैं इस वीक में ये पढ़ाई, ये सिलेबस में ख़त्म करूँगा, इस महीने मेरा ये होना चाहिए। तो मंथली प्लान होता है, वीकली प्लान होता है, और उसका फिर इस दिन में क्या होना चाहिए, इस मंथ में, इस वीक में और इस दिन में। तो दिन में होने के लिए फिर आपका जब तक नहीं होता तब तक आप करते रहिए। तो ये मुझे लगता है कि सिंपल इसका एक मंत्र यही है कि जब तक अपना निश्चित किया हुआ जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक पढ़ते रहिए। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत काम में आता है। तो क्या होता है कि हम सुबह 8 बजे बैठ गए, रात को 10 बजे तक पढ़ रहे हैं, पर पता चला कि एट द एंड ऑफ द डे हमें पढ़ना था जो उसका 20% हम पढ़ पाए, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता हम 10-12 घंटे पढ़ने। आपने कितने घंटे पढ़ाई की? वो तो मैं वैसे मैंने फुल टाइम पढ़ाई की थी, मैं कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा था जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे पास दूसरा कोई ये नहीं था। तो मैं सुबह उठ के हम जो सब प्रक्रिया होके सब नाश्ता वगैरह करके पढ़ाई, फिर लंच के बाद फिर पढ़ाई, फिर चाय वगैरह पीना शाम को, फिर पढ़ाई, फिर डिनर और थोड़ा बहुत पढ़ के फिर वापस। कुल मिला के पूरा दिन लगभग हम पढ़ाई करते थे। तो ऐसा तकरीबन 8-10 घंटे तो आराम से हो ही जाते हैं पढ़ाई। उस दौरान अगर कोई आपको घटना याद हुई आपके साथ, या कोई घटना घटी हो? घटना तो ऐसा नहीं कह, फिर ये मन में ख्याल आया कि अब IAS छोड़ दें, डॉक्टर, ऐसा कभी लगा नहीं। कभी क्या होता है कि कभी फेल्योर भी बहुत ज़रूरी होते हैं, हो जाते हैं, उसके बाद लगता है फेल्योर सिखाती है बहुत सारी चीज़ें। फेल्योर सिखाता है आपको, हमेशा हम सक्सेसफुल रहे तो कुछ चीज़ें सीख नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि मैं जब पहले अटेम्प्ट में जस्ट ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद पहला अटेम्प्ट दिया था, तो बहुत ज़्यादा मेरा कुछ पढ़ाई थी नहीं, मुझे पता था, पर मैं एक एक्सपेरिमेंटल इसके रूप में मैंने एग्ज़ाम दी थी। मैं फॉर्चुनेट था कि मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक करी, प्री मेरा हो गया, मेंस मैंने दिया, इंटरव्यू मेरा कॉल नहीं आ पाया था क्योंकि इतनी पढ़ाई नहीं थी मेरी। सेकंड अटेम्प्ट में भी यही हुआ कि मैं प्री दिया, मेंस उस समय मेरा इंटरव्यू हो गया, और दूसरे साल में मेरा एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की एग्ज़ाम रहती है असिस्टेंट कमांडेंट की, उसके थ्रू मेरा BSF में सिलेक्शन हो गया था। तो क्या था कि एक मन में कॉन्फिडेंस था कि अपनी प्रोग्रेस तो हो रही है, तो मुझे कभी ऐसा डाउट नहीं लगा खुद पे कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं। अगर ऐसा होता कि मैं प्री ही नहीं क्रैक कर पाता 2-3 साल, या मेंस ही मेरा फंस रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तब ये डाउट आता कि कैसे हो पाएगा। पर पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा फेल्यूर हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे पास पोस्ट था, तो एक मेरा ये था कि नहीं ठीक है, हम एक UPSC की पोस्ट हम निकाल लिए और अच्छा रैंक से निकाल लिए, तो एक कॉन्फिडेंस था। तो मुझे पता था थर्ड अटेम्प्ट में मेरी जो गलतियाँ हैं अगर मैं उसको सुधार लूँ तो सिलेक्शन हो सकता है। तो उस तरह से मेहनत करी और सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कभी। और मैंने जैसे बताया, मैं NCC में था, तो बहुत ख़राब स्थिति में सर्वाइव कैसे करना है ना, ये पहले से सीख लिया था। मतलब चैलेंजेस बहुत पहले से आए। तब मुझे लगा था, जब मैं 11वीं में था, तब मैंने रिपब्लिक डे परेड के लिए मैं गया था दिल्ली में। तब तकरीबन मैं 6 महीने घर से बाहर था, मैंने बहुत सारे कैंप्स किए। वो इतना टफ़ रहता था माहौल कि हमारे सभी आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स रहते थे, सभी टफ़ माहौल में बाहर रहना, खाना उसी तरह का खाना, पनिशमेंट्स बहुत होती थी, रगड़ा जिसको बोलते हैं आर्मी के वैसे में बहुत लगता था। तो कई बार दिल्ली में जब हम गए तब एक्सट्रीम वेदर में सेंट्री ड्यूटीज़ करना, दिन रात पूरे 2-2, 3-3 दिन तक कंटिन्यू विदाउट सोए करना, ड्रिल करना या बाकी सब मेहनत करना कॉम्पिटिशन्स में, तो बड़ा स्ट्रेसिंग था। तब लगता था कि अरे यार अब तो हो ही नहीं रहा है। पर उसके बाद तब मैं बताऊंगा आपको कि मैं महाराष्ट्र से था, तो हमने प्राइम मिनिस्टर बैनर, प्रधानमंत्री जी का एक बैनर, एक कंपटीशन होती है, वो जीती थी 3री बार लगातार। वहाँ से आने के बाद प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो उनके हाथों हमें वो बैनर मिला था इसका 2007 में।
उसके बाद जब आए तब इतना बड़ा स्वागत हुआ था, एक अलग ही दुनिया में हम तब चले गए कि तब रियलाइज़ हुआ कि इतनी जो मेहनत करी है वो वर्थ है अपनी। तो वो एक जो पॉइंट होता है ना, जब आपको लगता है कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, पर उसके बाद क्या मिलेगा ये जब पता होता है तब वो अगली बार वो पुश होता रहता है अपने आप। तो यूपीएससी में मुझे वो फ़ायदा हुआ कि कभी ऐसा नहीं लगा। जब ऐसा लगता था कि अब मेडिकल में भी ऐसा ही था, कई बार एग्जाम्स होती है तब लगता है कि यार पूरे साल भर का पढ़ना है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें है, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो अल्टीमेटली आप पुश करते हो और उसके बाद आपको सक्सेस मिलता है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही यूपीएससी में मेरे साथ हुआ। तो पहले से वो जो मुझे लगता है एक डेवलप होते गया था माइंडसेट, उसी से ये हो पाया। अब आप वर्तमान में जिला पंचायत सीईओ हैं। अब हम बात करेंगे रीवा में क्या स्थितियां हैं, क्या यहाँ कार्य हो रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे सर से। अभी ये कैसे यूपीएससी में आए, कैसे सिलेक्शन हुआ, इस पर बात कर रहे थे। सर इस समय आप यहाँ जिला रीवा में लगभग बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला ग्रामीण क्षेत्र में माना जाता है। एक ग्रामीण वाली इलाका है पूरा। यहाँ पे ग्रामीणों को कई समस्याएं आती हैं आए दिन। इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह जिससे वो सीधे आप तक पहुँच सकें? एक तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के अपने यहाँ पर मतलब जितना मुझे लगता है मध्य प्रदेश में मैकेनिज़म्स ओपन है, वैसे भारत में कहीं नहीं होंगे जितने मैकेनिज़म्स ग्रीवेंस रिड्रेसल के समस्या निवारण के अभी हैं। कोई भी आदमी 181 पे शिकायत करता है, उसका हमारा रेगुलर रिव्यू में रहता है कितनी शिकायतें आई, उससे क्या निराकरण दर्ज हुए, शिकायतकर्ताओं से बात करना, ये बहुत होता है। माननीय सीएम महोदय इसकी स्वयं समीक्षा करते हैं, तो उसका सीरियसनेस गांभीर्य ऊपर से लेकर नीचे तक सभी में रहता है। तो एक बहुत बड़ा चैनल सीएम हेल्पलाइन के रूप में है। दूसरा जन सुनवाई होती है, उसमें सभी लोग आते रहते हैं। दिन में एक कुछ समय रहता है, सब लोग आके आवेदन देते हैं, मिलते हैं। हम जब फील्ड में जाते हैं तब लोगों की समस्याएं सुनने का मौका मिलता है या उनका निराकरण करने का हम प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके ज़रिए हम लोगों की शिकायतें सुनते हैं और निराकरण करने का प्रयास भी हमारा रहता है। चूँकि बड़ा ज़िला है, रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड है, शिकायतें ज़्यादा है, इसलिए कई बार ये भी होता है कि डिले हो जाता है कई बार निराकरण करने में, क्योंकि हमारे जांच अधिकारी उतने ही हैं जितने हैं, उनको विभागीय कामों के साथ साथ जांचें भी करनी है। तो कई बार ये हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे पास शिकायतें आ रही हो जल्द से जल्द हम कैसे उसका निराकरण कर पाए और बहुत अच्छे से निराकरण कर पाए, जिसमें शिकायतकर्ता भी संतुष्ट हो और किसी पे अन्याय भी ना हो। कि शिकायतों के चक्कर में क्या होता है, कई बार अनावश्यक शिकायतें होती है दबाव बनाने के लिए जो अन्य प्रकार की, तो कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसा प्रयास हमारा है, प्रयास कर ही रहे हैं और बेहतर करने का ट्राई करेंगे इसको। यहाँ विभिन्न सरकार की योजनाएं चल रही हैं, इस पर लोगों को कैसे लाभ मिल रहे हैं, इस पर सरकार की योजनाएं चल रही है बहुत सारी, इसका रेगुलर रिव्यू भी होता रहता है अनेक माध्यमों से। हमारी थर्सडे में वीसी होती है, जैसे ग्रामीण विकास की प्रधानमंत्री आवास योजना रही, नरेगा में अभी नरेगा तो 2005 से चल रहा है, लेकिन उसमें अमृत सरोवर या बाकी जो सरकार की प्रायोरिटी योजना है जिसमें वाटर कंजर्वेशन लिया जा सकता है, या बाकी तरह के स्ट्रक्चर्स, लाइवलीहुड हम कैसे इंक्रीज़ कर पाते हैं उसके ज़रिए, आजीविका के थ्रू जो महिलाएं उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आय बढ़ाना, इसमें प्रयास करना। स्वच्छ भारत मिशन में जब ODF हो गया, अब ODF प्लस के लिए कैसे हम प्रयास करें, नालियाँ या सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैसे करें। तो इस तरह की सभी योजनाएं कोर ग्रामीण विकास की अभी चल रही है। उसी के साथ साथ जो संबंधित विभाग है हमारे, जो भी ग्रामीण विकास से संबंधित है, जैसे श्रम विभाग है, श्रम विभाग की जितनी भी लाभ होते हैं वो ग्रामीण विकास के थ्रू जाते हैं। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के जितने भी लोग हैं उसके थ्रू ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के जितने काम हो रहे हैं वो भी ग्रामीण विकास से बहुत संबंधित है और उसके ज़रिए शासन की योजनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रीवा को आगे बढ़ाने में आपका क्या भूमिका रहेगी, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए क्या है कि कोई एक, मेरा तो मानना ये होता है, कोई एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अच्छा करेगा बुरा करेगा, उस पर टीम पे डिपेंड रहता है। मुझे लगता है जितनी अच्छी टीम है, जितना अच्छा लोगों का सहयोग है, उतना अच्छा काम हम कर पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रयास तो हमारा यही है कि एक अच्छी टीम बिल्ड करें, ताकि हमारे रोज़गार सहायक भी हमारे टीम के सदस्य हैं, उनके ज़रिए ही हम काम करवाते हैं। हमारे सब इंजीनियर भी हमारे टीम के सदस्य हैं, वो नहीं कराएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक टीम के रूप में मुझे लगता है कि एक काम करेंगे तो निश्चित ही एक अच्छा यहाँ पर मौका है, स्कोप है, पोटेंशियल है इस ज़िले में कि यहाँ पर काम करें और एक
अच्छा प्रभाव लोगों के ज़िंदगी में हो, जिसके लिए योजनाएं चलाई जाती है वो एक्चुअली लोगों तक पहुँचे और उसका एक इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिले। मुझे लगता है ये सब चीज़ें करने का प्रयास रहेगा। मेरा मानना तो ये है कि बहुत सारे नवाचार करने की जगह पे जो अभी योजनाएं चल रही उसका अच्छे से क्रियान्वयन अगर हो जाए तो भी बहुत सारी हमारी दिक्कतें या जो शिकायतें हैं वो दूर हो पाएगी। तो इनको कैसे बेहतर ढंग से हम क्रियान्वित कर सकते हैं, इस पे काम करेंगे। जैसे क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो बीच में क्या समस्याएं वहाँ ग्राउंड में आपको आ रही हैं? कई बार ये अभी होता है कि पंचायतें इलेक्शन होने के बाद पंचायतें चेंज हुई है, टेन्योर चेंज हुआ है, काफ़ी सारी शिकायतें रहती कि पैसे निकाल लिए गए, काम नहीं हुए मौके पर। कई बार राशि रहती है पर पंचायतें काम नहीं कर पाती। कई बार सचिव और सरपंच इनके बीच में समन्वय नहीं रहता है। कोई इंजीनियर से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं कि मूल्यांकन ना हो पाना या कंप्लीशन ना हो पाना, उसकी बिल्स ना फेड हो पाना। तो कई तरह की समस्याएं हैं जो मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन के अभाव में बहुत सारी इश्यूज़ रहते हैं जो हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। उसी के साथ साथ एक फील्ड में जाने का एडवांटेज ये रहता है कि लोगों से सीधा कनेक्ट कर पाते हैं और खुद के आंखों से देखने पर एक अलग से उसमें और क्या कर सकते हैं इसका भी एक प्लानिंग उसी के ज़रिए हमारा हो सकता है। चाहे वो गौशाला निर्माण हो, उसमें कोई लाइवलीहुड का कोई पार्ट उसमें डालना है क्या, कैसे वो अच्छे से करवा सकते हैं। बाकी सभी चीज़ों में मुझे लगता है कि फील्ड में जाने का एक अलग एक्सपोजर मिलता है। सरपंच और सचिव का जैसे एक तालमेल नहीं हो पाता, इस पर आप क्या कार्रवाइयाँ करते कि इसके काम हो, पंचायत का काम ना रुके, लोगों को ज़्यादा लाभ पहुँचे? इस पर आपकी क्या कार्रवाई रहती है कि जिससे पंचायत का कोई भी कार्य बाधित ना हो? यहाँ आने के बाद मैंने एक काम ज़रूर किया कि जहाँ शिकायतें थी, कई बार ये होता है एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि थोड़े बहुत भी दिक्कतें रही तो भी हमें बदल के दीजिए या दूसरा दीजिए, ये थोड़े से प्रथा यहाँ पर होती है। हम ट्राई करते हैं कि उनको दोनों के समक्ष में बैठाएं, उनकी दोनों की दिक्कतें सुने, क्योंकि दोनों के वर्जन्स अलग अलग रहते। कई बार सचिव की दिक्कतें रहती है कि जो नहीं होने चाहिए ऐसे काम करवाना चाह रहे हैं, सरपंच की दिक्कतें ये रहती है कि हम करवाना चाह रहे पर ये सहयोग नहीं कर रहे या नहीं आ रहे। तो दोनों के प्रॉब्लम जब समक्ष में सुनते हैं तो सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है। कोई ऐसे केसेस जिसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही हमें मिलती है सचिव की, उसमें हम सचिव पे कार्रवाई भी की हमने यहाँ से की है, सस्पेंशन की हो चाहे अटैचमेंट की हो, जो भी है वो कार्रवाइयाँ हुई हैं। जहाँ पर सरपंच की गलती है उनको भी सख्त इसमें बताया गया है कि नियम के विपरीत हम किसी को काम करने के लिए नहीं कह सकते और वो भी नहीं करवा सकते। तो कुल मिला के ये ऐसा समन्वय करने का ट्राई किया है। बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो स्थानांतरण या बाकी हम सोचते हैं, पर बहुत ही अंत में ये सोचते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है सॉल्यूशन इसका ज़्यादातर केसेस में हो जाता है, कम्युनिकेशन के आधार पर हो जाता है। यहाँ रीवा में नशा एक कोडेक्स का नशा चलता है, उस पर रीवा के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मुझे लगता है युवा जितने ज़्यादा प्रोडक्टिवली एंगेज रहते हैं तो उतना नशे या एडिक्शन का परसेंटेज कम रहता है। जब हम मीनिंगफुली उनको किसी एक्टिविटीज़ में डिप्लॉय करेंगे, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे लाइब्रेरीज़ हो या बाकी चीज़ें हो, या ये जैसे आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बोली, उसमें जो जितना मीनिंगफुली इन्वॉल्व होंगे उतने नशे से या बाकी चीज़ों से वो दूर रहेंगे। प्रयास हमारा यही है। नशा मुक्ति अभियान भी बीच में चल रहा था, पर क्या है कि हम सोर्स पे काम कर सकते हैं, उसका सप्लाई पे काम कर सकते हैं, पर हमें उसी के साथ साथ डिमांड में भी काम करना पड़ेगा। मतलब सप्लाई में हम कर ही रहे, जैसे उसका सप्लाई रोकना, जब्तियाँ करना, ये करना पुलिस विभाग के द्वारा हो ही रही, पर डिमांड कैसे कम हो ये भी हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। जिसमें मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको बोला, कि उनको एक दिशा डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। जब किसी को कुछ काम नहीं रहता तो वो इस दिशा में जाने का उसका ये बढ़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, स्किल्स उसके बढ़ाना, उनको कोई प्रोडक्टिव चीज़ में एंगेज रखना ताकि इनको दिमाग में बाकी चीज़ें ना आए। तो ये इस स्ट्रैटेजी पे हम काम करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी अभी निर्देश दिए है कि सभी विकास खंडों में एक एक लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ सकें। और क्योंकि अभी सेंट्रल जगह नहीं, जैसे आप देखेंगे भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में, जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ एक माहौल बना रहता है, लोग आके पढ़ते हैं तो सबको लगता है कि नहीं ये पढ़ रहे तो हमें भी पढ़ना चाहिए। ऐसा माहौल क्रिएट करना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ पाएँ। एक अच्छा उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए, उनका एक फोकस्ड वे में उनकी डेवलपमेंट हो पाए, इसके लिए प्रयास हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये थे हमारे साथ खास बातचीत के लिए जिला पंचायत सीईओ रीवा डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।